नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य का विकास। इससे पिछला जो हमारा टॉपिक था वो भी सेम ही टॉपिक था। वहाँ गुप्त काल की जगह मौर्य काल था। वहाँ हमने पढ़ा था मौर्य काल में कला, विज्ञान और साहित्य का विकास। तो जिस तरह से हमने उस टॉपिक की शुरुआत करी थी उसी तरह से गुप्त काल वाले टॉपिक की शुरुआत भी हम इसी टॉपिक से कर रहे हैं। गुप्त काल एवं गुप्त काल के प्रमुख शासकों का सामान्य परिचय। उसके बाद हम कला के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विज्ञान और फिर हम साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से हमने मौर्य काल को पूरा किया था कि व्यवस्थित तरीके से, उसी तरह हम गुप्त काल को भी उसी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर हम पूरा करने वाले हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं गुप्त काल एवं गुप्त काल के प्रमुख शासकों के साथ गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य के विकास के टॉपिक की शुरुआत। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है वो है गुप्त काल, यानी गुप्त साम्राज्य की जो नींव है वो 3री शताब्दी में रखी गई तथा इसका जो उत्थान है वो 4थी शताब्दी में शुरू हुआ और इसका जो उदय होता है वो कौशाम्बी में होता है। तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो यही है कि गुप्त काल की जो नींव है, गुप्त काल की जो शुरुआत है वो कौन सी शताब्दी में हुई। तो हमारा जवाब हो जाएगा 3री शताब्दी में। और इसका जो उत्थान है, इस गुप्त काल की जो उन्नति है वो कौन से शताब्दी में इसको प्राप्त होती है। तो इसका जो उन्नति होती है, इसका जो विकास होता है, इसका जो विस्तार होता है वो 4थी शताब्दी में जाकर के होता है। और कहाँ से इस वंश की शुरुआत होती है तो वो भी हमें याद रखना है। कौशाम्बी नामक जो राज्य था, जो जगह थी, उस स्थान से इस गुप्त काल का उदय होता है, शुरुआत होती है। प्रारंभिक राज्य की बात करें तो गुप्त काल के जो प्रारंभिक राज्य के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं वो वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार है। यानी गुप्त काल का जो साम्राज्य था वो कौन से क्षेत्र में था? उत्तर प्रदेश और बिहार, वर्तमान जो ये 2 राज्य हैं वहाँ के आसपास सीमावर्ती क्षेत्र में इस वंश का शासन रहा था। आदि पुरुष की बात करें, आदि का मतलब होता है प्रथम। तो इस वंश का जो प्रथम पुरुष है वो है श्रीगुप्त, यानी श्रीगुप्त ने ही गुप्त काल की शुरुआत करी थी। तो यहाँ याद रखना बिल्कुल आसान है, क्योंकि किसी भी कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो वहाँ श्री गणेश होता है और श्री शब्द का वहाँ पर प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी इस नाम के आगे आप देख सकते हैं श्री लगा हुआ है। तो गुप्त काल के आदि पुरुष किसे कहते हैं या किसे कहा गया है? तो हमारा जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसे आदिराज शब्द से संबोधित किया गया है। तो गुप्त वंश की ही एक महिला हुई है जिनका नाम था प्रभावती। तो उनके जो ताम्रपत्र हैं जो हमें पूना से प्राप्त होते हैं, पूना ताम्रपत्र अभिलेख, उन अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो गुप्त काल के जो आदि पुरुष हैं श्रीगुप्त, उनको आदिराज शब्द से भी संबोधित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आदिराज शब्द संबोधन किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो हमारा जवाब हो जाएगा गुप्त काल के प्रथम पुरुष यानी प्रथम राजा श्रीगुप्त के बारे में इसका प्रयोग हुआ है। एक यहाँ पर मैंने एक मैप भी दिया है, प्राचीन भारत का ये मैप है, जिसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि कौन से क्षेत्र में गुप्त काल का साम्राज्य रहा था। तो आप देख सकते हैं कि जो संपूर्ण जो उत्तरी भारत है उसमें गुप्त काल का साम्राज्य रहा था और दक्षिण भारत में इसका बहुत ही कम विस्तार हुआ था। लेकिन ये जो नीला कलर आपको दिख रहा है, इस सारे क्षेत्र में गुप्त काल का शासन रहा था। तो ये था गुप्त काल का सामान्य परिचय। अगला हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हमारे प्रश्न बन सकते हैं वो है गुप्त वंश के प्रमुख शासकों का सामान्य परिचय। लिखने को तो यहाँ सामान्य परिचय है, लेकिन इस वीडियो में मैंने सारे जो शासक रहे हैं, प्रमुख जो शासक रहे हैं, उनके समय की प्रमुख घटनाएं कौन सी थी, उन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण करी थी, उनके उस समय के वैवाहिक संबंध कौन कौन से क्षेत्र में थे, कौन कौन से राजाओं ने उसके समय में अपने दूत भेजे गए थे, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने शामिल करी हैं। तो सबसे पहला जो हमारा शासक है गुप्त काल का वो है घटोत्कच। तो पिछले जो स्लाइड थी, पिछला जो चित्र था, उसमें हमने पढ़ा था कि गुप्त वंश का जो आदि पुरुष है, प्रथम पुरुष है, वो श्रीगुप्त को कहा जाता है। तो श्रीगुप्त के ही पुत्र थे कौन? घटोत्कच। तो यहाँ घटोत्कच के पिता के बारे में हमें प्रश्न पूछा जाए
तो इनका जवाब, हमारा जो जवाब होगा वो जाएगा श्रीगुप्त के ये पुत्र थे। कि समय की बात करें तो 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक शासक रहे। तो हमने अभी देखा था कि तीसरी शताब्दी में इसका जो नींव रखी गई थी, तो 280 की बात करें तो ये तीसरी शताब्दी है, और 320 की बात करें तो ये हमारी चतुर्थ शताब्दी यहाँ पर आ जाती है। तो इसी को आधार मानकर हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश की जो नींव है वो तीसरी शताब्दी में रखी गई थी, और इसका जो उत्कर्ष है वो चौथी शताब्दी में हुआ था। तो इन्होंने 280 से और 320 तक इन्होंने शासन किया था घटोत्कच ने। प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि श्रीगुप्त के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होती है, उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त होती है वो घटोत्कच के बारे में प्राप्त होती है। और समय सीमा भी देखें तो लगभग इन्होंने 40 सालों तक अपना जो शासन है वो किया था। इसी को आधार मान करके प्रभावती का जो पूना ताम्रपत्र अभिलेख है और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख है, उसमें इनको प्रथम गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इनका जो राज्य था वो मगध के आसपास तक रहा था। तो ये सारे जो 3-4 बिंदु हैं, ये घटोत्कच के बारे में आपको याद रखना है कि श्रीगुप्त के पुत्र थे, कब से कब तक इन्होंने शासन किया था, और कौन से अभिलेख में इनको गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है, और कहाँ कौन सी सीमा में इनका राज्य रहा था। दूसरे हमारे गुप्त वंश के जो प्रमुख शासक हैं वो हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इनका जो समय रहा था वो 320 से 335 ईस्वी तक रहा था, यानी चतुर्थ शताब्दी में इनका समय रहा है, और ये घटोत्कच के पुत्र थे। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच हैं, और घटोत्कच के जो पुत्र हैं वो रहे हमारे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंशावली के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घटोत्कच को भी प्रथम शासक बताया गया है, और यहाँ भी लिखा है प्रथम शासक, लेकिन यहाँ पर एक शब्द अतिरिक्त है, स्वतंत्र शासक। तो इसका तात्पर्य मैं आपको बताना चाहूँ कि इससे पहले जो गुप्त वंश था वो किसी न किसी दूसरे राजवंश के अधीन रह करके कार्य वो करते थे, सामंत टाइप उनका शासन था। लेकिन प्रथम स्वतंत्र शासक की बात करें, प्रथम गुप्त वंश के सम्राट की बात करें तो वो थे हमारे चंद्रगुप्त। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रथम जो मुख्य जो राजा रहे हैं वो है चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि ये ही प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में उभर कर आए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि उपाधियों से रिलेटेड प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो महाराजाधिराज की उपाधि कौन से गुप्त शासक ने धारण करी थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। राज्य विस्तार की जानकारी पुराणों व हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से। तो गुप्त वंश की एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रशस्ति रही है। प्रशस्ति का मतलब होता है कि ऐसी एक प्रशस्ति जिसमें किसी वंश की प्रशंसा की गई हो। तो हरिसेन एक कवि हुए हैं संस्कृत के, उन्होंने हरिसेन प्रशस्त प्रयाग में एक प्रशस्ति लिखी, हरिसेन प्रशस्ति। उससे इसके राज्य की यानी चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। लिच्छवियों का सहयोग पाने के लिए राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और लिच्छवियों के राज्य को भी प्राप्त किया। तो जिस समय गुप्त वंश का उदय हो रहा था उसी समय भारत में आसपास के क्षेत्र में एक राजवंश और था, लिच्छवी राजवंश। तो उस लिच्छवी राजवंश का सहयोग और समर्थन पाने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने उस वंश के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और इन्हीं वैवाहिक संबंधों के अनुरूप उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और लिच्छवियों का जो राज्य था उसको भी धीरे धीरे प्राप्त कर लिया। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाए गए सिक्कों पर कुमार देवी और चंद्रगुप्त के चित्र अंकित थे, और चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के भी चलाए, और उन सिक्कों पर जो चित्र अंकित किए गए वो किस किस के थे? एक तो उनकी पत्नी कुमार देवी जो लिच्छवी राजकुमारी थी, और स्वयं चंद्रगुप्त प्रथम के चित्र अंकित किए गए थे। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ऊपर हमने एक लाइन में भी पढ़ा था कि प्रथम स्वतंत्र शासक भी रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये प्रथम प्रतापी सम्राट रहे हैं जिन्होंने दूसरे राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध
स्थापित करके और उस राजवंश को भी अपने राजवंश में शामिल कर लिया था, उसको भी जीत लिया था। गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी चंद्रगुप्त प्रथम को ही जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत और स्टार्ट किया था। उस संवत का नाम था, कैलेंडर का नाम था गुप्त संवत। तो ये भी आपको याद रखना है कि गुप्त संवत का प्रारंभ करने वाले जो गुप्त शासक, उनका नाम क्या था, तो हमारा जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। और ये जो संवत प्रारंभ उन्होंने किया था वो कब किया था? 319-20 ईस्वी में इस गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया था। उस समय भारत में एक संवत और हमारे स्टार्ट है, शक संवत। तो गुप्त संवत और शक संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर है। तो ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है क्योंकि दोनों ही भारतीय संवत है, गुप्त संवत और शक संवत। तो इनके मध्य कभी पूछ भी सकता है कि कितने वर्षों का अंतर है, तो हमारा जवाब हो जाएगा 241 वर्षों का अंतर इन दोनों के बीच में रहा है। गुप्त वंश के अगले जो शासक हैं वो है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के ये पुत्र थे। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो इन दोनों के जो पुत्र रहे हैं वो हैं समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गुप्त वंश के शासकों का जो शासनकाल रहा वो सभी का लगभग बहुत ज़्यादा रहा है। लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो दोहित्र का मतलब होता है दोहिता, यानी अपना जो जहाँ से अपनी माँ का संबंध होता है उस क्षेत्र में उसको दोहित्र कहा जाता है। तो कुमार देवी लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी थी, इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये कुमार देवी के पुत्र थे। गुप्त वंश का महानतम शासक इनको कहा जाता है और समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्कर्ष का काल माना जाता है। तो सर्वाधिक जो राजनैतिक और सांस्कृतिक जो उन्नति होती है गुप्त वंश में, वो भी किसके समय होती है? वो भी समुद्रगुप्त के समय होती है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने अपना राजदूत समुद्रगुप्त के पास भेजा था। तो यहाँ भी अपना एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है क्योंकि राजदूतों से संबंधित प्रश्न भी पिछली परीक्षाओं में पूछा गया, इनको भी शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है कि श्रीलंका के कौन से शासक ने समुद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत भेजा? तो वो हो जाएगा मेघवर्मन। और ये राजदूत क्यों भेजा गया था? यानी बौद्ध विहारों का निर्माण करने की इन्होंने मेघवर्मन ने इजाज़त मांगी थी और उस इजाज़त को स्वीकृत करवाने के लिए ही समुद्रगुप्त के दरबार में इन्होंने अपना राजदूत भेजा था। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। यह आपको पता भी होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ तक तो हमें पता है, लेकिन ये जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो हमें याद रखना है विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। इनका महत्वपूर्ण जो अभियान है वो दक्षिणापथ था, यानी दक्षिणी जो क्षेत्र है वो रहा है। और इस दक्षिणापथ अभियान में इन्होंने 12 विजयों का उल्लेख मिलता है, यानी इन्होंने 12 राज्यों को जीता था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दक्षिणापथ अभियान के अंतर्गत समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों पर, कितने राजाओं पर अपनी विजय प्राप्त की? तो हमारा जवाब हो जाएगा 12 राज्यों पर इन्होंने विजय प्राप्त करी। अच्छे योद्धा के साथ साथ, अच्छे शासक के साथ साथ ये अच्छे कवि और संगीतज्ञ भी थे और वीणा वादन का इनको शौक था, क्योंकि इनके जो सिक्के मिलते हैं उन सिक्कों पर इनका जो चित्र मिलता है उसमें ये वीणा वादन करते हुए दिखाई देते हैं। तो उससे स्पष्ट होता है कि अच्छे शासक तो रहे ही हैं गुप्त वंश के, साथ साथ में एक अच्छे कवि भी थे और अच्छे संगीतज्ञ भी ये रहे हैं। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को इन्होंने शरण दी थी, संरक्षण दिया था और उनको मंत्री पद भी इन्होंने दिया था। ये बौद्ध भिक्षु थे और बौद्ध विद्वान भी थे, तो इन्होंने संरक्षण भी दिया था। तो यहाँ हमारा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि समुद्रगुप्त ने कौन से बौद्ध विद्वान या बौद्ध भिक्षु को संरक्षण दिया था? तो हमारा जवाब हो जाएगा वसुबंधु। और संरक्षण देने के साथ साथ इन्होंने इनको मंत्री पद भी दिया था। हरिसेन इनके दरबारी कवि थे। तो हरिसेन की बात करें, अभी ऊपर हमने देखा था प्रयाग प्रशस्ति है जो हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। तो हरिसेन भी समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि थे और हरिसेन द्वारा रचित
प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण का पता चलता है, इनकी विजयों का पता चलता है और इनके साम्राज्य विस्तार का सटीक जानकारी हमें मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो सटीक जानकारी और सही जानकारी जो हमें मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में या फिर अन्य गुप्तकालीन शासकों के बारे में, वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त की प्रमुख विजयों की बात करें तो आर्यावर्त की प्रथम विजय इन्होंने प्राप्त करी, दक्षिणापथ का युद्ध इन्होंने किया, राज्यों को जीतकर वापस लौटाना, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। तो दक्षिणापथ के अभियान के अंतर्गत हमने ऊपर पढ़ा था कि इन्होंने 12 राज्यों को जीता था, 12 राजाओं पर इन्होंने विजय प्राप्त करी थी, लेकिन इन्होंने कृपा से उन राज्यों को जीत करके वापस लौटा दिया। तो राज्यों को जीतकर वापस लौटाने की जो नीति है उसको किस नाम से बताया गया है? तो वो आपको याद रखना है, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति उसको बताया गया है। उसी के साथ साथ ऊपर हमने पढ़ा था आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, उसके बाद उन्होंने आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध इन्होंने किया था, आठविक राज्यों का युद्ध भी इन्होंने किया था। आठविक का मतलब होता है जंगल से संबंधित जो राज्य हैं, और ये आठविक जो राज्य इन्होंने युद्ध जीत करके प्राप्त किए थे, इनका जो स्थान, इनकी जो स्थिति है वो कहाँ थी? कांचीपुरम और जबलपुर के मध्य जो जंगल थे वहाँ की वन जातियों पर भी इन्होंने अभियान चला करके जीत प्राप्त करी थी। प्रत्यंत राज्यों की विजय, प्रत्यंत राज्यों के अंतर्गत पश्चिमी, पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी सीमाओं पर स्थित राज्य आते हैं, इन पर भी इन्होंने अपने विजय अभियान चलाया था और इन राज्यों को जीतकर भी अपने साम्राज्य में समुद्रगुप्त ने शामिल किया था। तो इस तरह से ये 5 क्षेत्र हैं, इन 5 क्षेत्रों में इनके प्रमुख अभियान रहे हैं जिनको जीत जीत करके इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। समुद्रगुप्त पहला गुप्त सम्राट है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। आगे चल कर के और भी गुप्त शासक रहे हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, लेकिन यहाँ पर पहला शब्द हमें याद रखना है कि गुप्त वंश का वह कौन सा शासक रहा है जिसने प्रथम बार अश्वमेध यज्ञ करवाया? तो हमारा जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में अगले गुप्त शासक की बात करें तो अगले गुप्त शासक हैं रामगुप्त। गुप्त वंश के सबसे गौण शासक ये रहे हैं और सबसे कम जो वर्णन हमें प्राप्त होता है वो हमें रामगुप्त के बारे में प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर मैंने नोट्स में लिखा भी है कि राजा बनने पर विद्वानों में मतभेद, यानी कई विद्वान तो ये भी मानते हैं कि रामगुप्त कभी गुप्त वंश का राजा बना ही नहीं, शासक रहा ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा मतभेद है, लेकिन फिर भी कई तथ्यों के आधार पर इनके राजा बनने की जानकारी हमें मिलती है। वो भी हमने लिखा है कि विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त सेकंड। तो कई ग्रंथ जो प्राचीन ग्रंथ हैं, अभिलेख हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश के जो प्रतापी सम्राट रहे हैं, लिच्छवी दोहित्र जो रहे हैं समुद्रगुप्त, उनके 2 पुत्र थे। एक था रामगुप्त और दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त बड़ा होने के कारण गद्दी पर बैठा, लेकिन यह निर्बल और कायर था। तो जैसे प्राचीन राजवंशों की एक परंपरा रही है कि जो उत्तराधिकारी होता है वो राजा का बड़ा बेटा होता है, तो समुद्रगुप्त के बड़े बेटे के होने के नाते जिनका नाम रामगुप्त था, ये राजगद्दी पर बैठे, लेकिन ये एक निर्बल और कायर राजा थे और इसी कायरता का फ़ायदा उठाते हुए शकों द्वारा ये पराजित हुए। शकों ने इनके ऊपर आक्रमण किया और शकों के हाथों इन्हें हार का सामना करना पड़ा। समुद्रगुप्त के द्वितीय पुत्र जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, इन्होंने इनकी हत्या कर दी और गुप्त वंश का शासक बना। तो इस तरह से देख सकते हैं इनका जो राज्य है वो ज़्यादा प्रभावी और इतिहास में उसका कहीं कम ही हमें वर्णन मिलता है, क्योंकि समुद्रगुप्त के जो द्वितीय जो पुत्र थे चंद्रगुप्त सेकंड, इन्होंने इनकी हत्या करके कम समय में ही और गुप्त वंश की राजगद्दी पर ये बैठ जाते हैं। तो इसी के संदर्भ में अगले जो हमारे गुप्त वंश के जो शासक हैं वो है चंद्रगुप्त सेकंड, और इनकी जो प्रमुख उपाधि रही है, जिसको भारतीय इतिहास में जिस नाम से इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो है विक्रमादित्य, और बहुत ही भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम नाम है विक्रमादित्य। इनका जो जन्म है वो समुद्रगुप्त की प्रधान रानी दत्त देवी के गर्भ से हुआ। तो साथ साथ में हमने हर जो प्रमुख जो शासक रहे हैं, पिता के नाम के साथ साथ हमें माता का नाम भी याद रखना है। तो उसी तरह से समुद्रगुप्त के ये पुत्र थे और कौन सी रानी से इनका जो जन्म हुआ था वो हमें याद रखना है, दत्त देवी के गर्भ से
इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भी लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने भी भारत पर लगभग 40 वर्षों तक शासन किया था। शकों पर विजय प्राप्त की और गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली राज्य बनाया। तो ऊपर हमने देखा था कि रामगुप्त के समय में शकों ने उनके ऊपर आक्रमण करके उनको पराजित कर दिया था, लेकिन रामगुप्त की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड जब राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने वापस शकों पर विजय हासिल करी और इनको वहाँ से खदेड़ करके और अपने गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली और सुदृढ़ बनाया। अन्य नामों की बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड के अन्य नाम भी हमें याद रखना है। तो इनके अन्य नाम है देव, देवगुप्त, देवराज और देवश्री। ये चारों नाम भी किसके हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के चारों नाम हैं। उपाधियों की बात करें तो विक्रमांक इनकी उपाधि है, विक्रमादित्य भी इन्हीं की उपाधि है और परम भागवत भी इनकी उपाधि है। तो दो शब्द ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि हमें याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें विक्रम नाम है। तो तीसरा जो उपाधि है उसको हमें विशेष सावधानी से याद रखना है, परम भागवत, क्योंकि जो आजकल जो प्रश्न बनते हैं वो सिंपल शब्दों से प्रश्न ना बन के थोड़े जो कठिन और टेढ़े जो शब्द हैं उनसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि परम भागवत की उपाधि कौन से गुप्त शासक ने हासिल की या प्राप्त की या धारण की? तो हमारा जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश, वाकाटक और कदम्ब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बहुत ही प्रमुख है क्योंकि एक राजनीति भी रही है कि अपने राज्य का विस्तार तब तक नहीं होता है जब तक हम आसपास के राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित ना करें। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन से राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो हमारा जवाब हो जाएगा एक तो नागवंश, दूसरा है वाकाटक वंश और तीसरा है कदम्ब राजवंश। तीनों ही राजवंशों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करे थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नाग राजकुमारी है तो कुबेर नागा के साथ इन्होंने विवाह किया, जिनसे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो हमने ऊपर देखा था कि नाग वंश से भी इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो नाग राजकुमारी थी जिनका नाम था कुबेर नागा। इनके साथ इन्होंने स्वयं विवाह किया था और उनसे इनके एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रभावती। और अपन ने पिछले जो राजाओं के समय में भी पढ़ा था कि प्रभावती का जो पूना ताम्रपत्र अभिलेख है वहाँ से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो वो यही प्रभावती हैं, किनकी पुत्री हैं ये? चंद्रगुप्त द्वितीय की। और इनकी माता का नाम क्या था? कुबेर नागा। दूसरा जो राजवंश है जिनके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो थे वाकाटक राजवंश। तो वाकाटकों का सहयोग पाने के लिए, समर्थन पाने के लिए इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश यानी राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपना जो विवाह है वो उस वंश में किया था, तो उससे इनकी एक पुत्री उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। तो प्रभावती गुप्त का जो विवाह है इन्होंने कौन से वंश के साथ किया था? वाकाटक राजवंश के साथ। और वाकाटक राजवंश के कौन से राजा के साथ इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो वो भी हमें याद रखना है, रुद्रसेन द्वितीय। तीसरा जो राजवंश है जिनके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो था कदम्ब राजवंश। तो कदम्ब राजवंश में चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पुत्र थे कुमारगुप्त फर्स्ट, उनका विवाह इन्होंने किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे कुमारगुप्त प्रथम, इनका विवाह कौन से राजवंश में किया गया? तो हमारा जवाब हो जाएगा कदम्ब राजवंश में। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है वो ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल रहा है। तो ब्राह्मण जो धर्म है उसका सर्वाधिक जो विस्तार है, सर्वाधिक जो उन्नति होती है वो कौन से गुप्त वंश के शासक के समय होती है? तो हमारा जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इनके प्रधान जो सचिव हैं वो वीरेन थे जो शैव धर्म से संबंध रखते थे, और इनके जो सेनापति थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनका नाम था अम्रकार्दव, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो दोनों को याद रखना है, इनके सचिव शैव धर्म से संबंध रखते थे और इनके सेनापति बौद्ध धर्म से उनका संबंध रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। तो यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि चीनी यात्री फाहियान ने
कौन से गुप्त काल के शासक के समय भारत की यात्रा करी थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इनके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को गुप्त वंश का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, गोल्डन युग भी कहा जाता है। दिल्ली के मेहरौली स्तंभ लेख में चंद्र नामक शासक का वर्णन मिलता है, जिसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। तो दिल्ली का जो मेहरौली स्तंभ है उस लेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वहाँ पर चंद्र शब्द से इनको संबोधित किया गया है। और इस स्तंभ लेख की भाषा की बात करें तो भाषा है संस्कृत, और लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि। गुप्त काल में जो ब्राह्मी लिपि चलती थी उस लिपि में ये मेहरौली स्तंभ का लेख लिखा गया है। चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त सेकंड का जो शासन रहा है वो ब्राह्मण धर्म के उत्कर्ष का समय रहा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में संस्कृत भाषा की बहुत उन्नति हुई थी। संस्कृत के अनेक कवि उस समय उभर कर आए थे, अनेक ग्रंथ और साहित्य उस समय लिखे गए थे। उन्हीं में से चंद्रगुप्त के दरबार में कुछ संस्कृत के विद्वान, वहाँ पर उनका संरक्षण उनको प्राप्त था, उनको चंद्रगुप्त के 9 रत्नों से संबोधित किया गया है। तो इन 9 रत्नों का नाम भी हमें याद रखना है। तो चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्न कौन कौन से थे? कालिदास हैं, धनवंतरी हैं, क्षपणक हैं, अमर सिंह है, शंकु है, वेताल भट्ट है, घट करपर है, वराह मीर और वर रुचि है। इन्होंने कौन कौन से साहित्य लिखे वो हमारा अगला जो टॉपिक है, क्योंकि हमारा सिलेबस ही ऐसा है गुप्त काल के कला, विज्ञान और साहित्य। तो गुप्त काल के साहित्य में इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, कौन कौन से ग्रंथ लिखे, और उसका जो प्रमुख जो वर्णित विषय है वो क्या क्या रहा है। यहाँ सिर्फ हमें नाम ही याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं है। ऐसा जो प्रश्न पूछा जाएगा उन प्रश्नों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, क्योंकि 3 नाम इनमें से दे देगा और एक नाम कोई दूसरा दे देगा, तो हमें उसी नाम को अलग करना है, और ये तब तक नहीं होगा जब तक हमें सारे नाम याद नहीं होंगे। तो उन्हीं चयन में से हमें इस पॉइंट को याद रखना है, तभी हम उस प्रश्न के जो कूट चयन है वो कर सकते हैं। तो 9 के 9 जो नाम है आपको याद रखना है। उसके बाद में अगले जो शासक हैं वो है कुमारगुप्त प्रथम। इनका जो जन्म है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो रानी थी ध्रुव देवी से हुआ था। तो इनकी माता का नाम क्या है? कुमारगुप्त प्रथम की माता का नाम ध्रुव देवी। इनका जो काल है वो शांति और सुव्यवस्था का काल माना जाता है। तो सबसे शांति का जो काल है वो कुमारगुप्त प्रथम के काल को माना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधियों की बात करें तो इन्होंने महेंद्रा द्वितीय, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र और महेंद्रा दिव्य, तो ये 3-4 जो इनकी उपाधियां हैं ये कुमारगुप्त प्रथम ने उपाधियां धारण करी थी। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो सारी चीज़ें याद रखनी है, छोटी छोटी हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत ही कई जगहों से कलेक्शन करके नोट्स का निर्माण किया गया है। तो सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके समय हूणों का आक्रमण हुआ था। तो बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि कौन से गुप्त शासक के समय हूणों ने आक्रमण किया था? तो हमारा जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के समय में। कुमारगुप्त प्रथम के समय में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के एक प्रथम प्रसिद्ध एक विश्वविद्यालय रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। उससे पहले मौर्य काल में भी हमने पढ़ा था तक्षशिला, जहाँ के आचार्य चाणक्य थे। तो तक्षशिला के बाद में जो प्रमुख स्थान प्राप्त होता है भारत में जिस विश्वविद्यालय को, वो है नालंदा। और इस नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कौन से गुप्त वंश के शासक के समय हुई थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त के समय में इसकी स्थापना हुई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख, ये अभिलेख का नाम है भीतरी। तो स्कंदगुप्त के द्वारा ये अभिलेख लिखवाया गया था। तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के काल में पुष्यमित्र गुप्त ने साम्राज्य पर आक्रमण किया, और इस युद्ध का जो संचालन है कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने किया था। तो ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि स्कंदगुप्त के समय में किसने आक्रमण किया था? तो कुमारगुप्त के समय में पुष्यमित्र ने स्कंदगुप्त के
कुमारगुप्त के राज्य पर आक्रमण किया था। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। और इस युद्ध का जो संचालन करने वाले थे वो कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने इस युद्ध का संचालन किया था और पुष्यमित्र को युद्ध में परास्त भी किया था। तो ये बड़ा पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। इसमें सारी जो जानकारी है पुष्यमित्र की और कुमारगुप्त के युद्ध की, कि संचालन किसने किया था, हार किसकी हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है। इनके सिक्कों से पता चलता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ऊपर हमने देखा था कि समुद्रगुप्त पहले शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि आगे चलकर और भी शासक हुए हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो कुमारगुप्त प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों से जानकारी हमें प्राप्त होती है। गुप्त वंश के जो लास्ट शासक हैं वो हैं स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम के ये पुत्र हैं। इन्होंने वाकाटक नरेंद्र सेन को पराजित किया था। तो नरेंद्र सेन को किसने पराजित किया था? तो हमारा जवाब हो जाएगा स्कंदगुप्त ने। और नरेंद्र सेन कहाँ के राजा थे? तो ये वाकाटक वंश के ये शासक रहे हैं। स्कंदगुप्त ने लगभग 12 वर्षों तक शासन किया। कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपन कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सक्रोपन उपाधि कौन से गुप्त शासक को दी गई थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा स्कंदगुप्त को ये उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि का जो वर्णन है वो जिक्र वो कहाँ मिलता है? कहोम अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख में? कहोम अभिलेख में। स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया। तो उस समय एक भयंकर बाढ़ आई थी स्कंदगुप्त के समय में, और उस भयंकर बाढ़ में जो सुदर्शन झील है वो नष्ट हो गई थी। और इसका जो पुनर्निर्माण का जो कार्य वो किसको दिया गया था? पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को इसके पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया था, दिया गया था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट था। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है गुप्त काल और गुप्त काल के प्रमुख शासकों का सामान्य परिचय समाप्त होता है। आज के इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो पर फीडबैक देने के लिए कमेंट और लाइक अवश्य करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।